आज आप जानकारी लेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत पर किन विदेशियों का आक्रमण हुआ? तो मध्यकालीन भारत पर दो विदेशी का आक्रमण हुआ। एक हुआ था अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, और तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का आक्रमण रहे थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। फिर इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है, ये अपने यहाँ पे सेनापतियों को छोड़ जाते हैं। तो देखें मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत अर्थात 712 ईस्वी से 712 मध्यकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। क्या? विदेशी आक्रमण। मध्यकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण दो हुए थे। एक था अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, और तुर्क का आक्रमण। अरबों का आक्रमण और तुर्क का। तुर्क में भी दो आए थे, महमूद गजनवी या महमूद गजनवी, और एक आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत पर विदेशियों के आक्रमण। विदेशियों के आक्रमण रहे थे दो, एक अरबों का आक्रमण और तुर्की का आक्रमण। तुर्की मतलब वर्तमान में अगर यहाँ पे देखा जाए तुर्कियों का आक्रमण में कई देश बसे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा, ठीक है, ये तुर्कियों के कब्जे में था। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये रहे थे तुर्क देश के शामिल थे, ये तुर्कों में शामिल थे। तो भारत पर जो ये तुर्की आए थे, ये मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, ये गजनी प्रदेश थे। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। सबसे पहले यहाँ तो अरबी आए थे, अरब देश से आया था मोहम्मद बिन कासिम। पहला आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। इससे पहले भी चर्चित आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम का था, लेकिन इससे पहले भी कई आक्रांता आते रहे, क्योंकि जो अरब देश में वहाँ की उर्वरा शक्ति, अरब का अर्थात है अरब का अर्थ है ललित कथन। अरब का अर्थ है ललित कथन, ललित कथन। अरब का अर्थ है ललित कथन। अरबी जो आए थे, इनकी अरबियों की सब वहाँ पे उर्वरा शक्ति बहुत कमज़ोर थी, तो ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। जो अरबी आए थे ये भारत में व्यापार करने और पशुपालन के लिए आए थे। भारत में व्यापार और पशुपालन के लिए आए, व्यापार एवं पशुपालन के लिए आए। पशुपालन करते थे इन्होंने। भारत में पशुओं को भी पाला था और कई पशुओं का इन्होंने व्यापार भी किया था। घोड़े, ऊँट आदि ये यहाँ पर बेचते थे और यहाँ से खरीद भी लेके जाते थे। अच्छा, अपने यहाँ से खजूर वगैरह और खजूर और अंजीर और मदिरा को बेचने भारत आया करते थे, और भारत से सुगंधित लकड़ी, चंदन, तेल और मसाले, कपास आदि को भारत से ले जाया करते थे। तो सबसे पहले हज़रत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी या इनके धर्म का गुरु जो उत्तराधिकारी हुआ था, उसका नाम दिया गया था खलीफा। तो सबसे पहले हज़रत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में, हज़रत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में इनके हज़रत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनता है। जो उत्तराधिकारी जो सुन्नी के आधार पर बनता है वह कहलाता खलीफा। खलीफा एक धार्मिक पद हुआ करता था। जो उत्तराधिकारी हुआ करता था वह धार्मिक पद हुआ करता था। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था उमैयद खलीफा। हाँ, खलीफा एक धार्मिक पद हुआ करता था, जो उत्तराधिकार होता था वह खलीफा कहलाता था। उमैयद खलीफा का उत्तराधिकारी हुआ था अब्दुल हज्जाज। उमैयद खलीफा का उत्तराधिकारी हुआ अल हज्जाज, और अल हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। अल हज्जाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो उमैयद खलीफा और अल हज्जाज ये भारत पर व्यापार करने के लिए और लूटमार करने के लिए लगातार अपने सैनिकों और सेनापतियों को भेजते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई सेनापति और सैनिक इनका सफल नहीं होता है। इन्होंने भेजा फिर अपने भतीजा, दामाद और सेनापति, ये था, इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले राजा देवल पर आक्रमण 712 में करता है। राजा देवल पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आक्रमण करता है देवल पर। राजा देवल पर आक्रमण करता है तो उसमें देवल को पराजित कर देता है। देवल के बाद ये आगे 712 में ही प्रारंभ होता है भारत में ये सिंध प्रांत का शासक होता है उसमें राजा दाहिर। सिंध प्रांत का शासक होता राजा दाहिर। तो भारत में सर्वप्रथम इसने जो युद्ध लड़ा था, इसने देवल पर आक्रमण किया था। तो देवल पर वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ा था। देवल का शासक था वह स्वयं ही स्थान छोड़ के चला गया था। वह अपना स्थान छोड़ के चला जाता है तो उस पर आसानी से कब्जा कर लेता है। फिर आगे बढ़ता है सिंध प्रांत के लिए। मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत के लिए बढ़ता है। तो सिंध प्रांत में इसका संघर्ष होता है और वो होता है सिंध के राजा दाहिर से। तो सिंध के राजा दाहिर पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त करता है मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के राजा दाहिर पर विजय प्राप्त करता है और यहाँ से काफ़ी धन लूट के ले जाता है। वह धन लूट के जाता और राजा दाहिर की 2 पुत्रियाँ होती हैं सूर्य देवी। राजा दाहिर की 2 पुत्रियाँ होती हैं सूर्य देवी और परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना के ले जाता है। बंदी बना के जब तक ले जाता है तब तक यहाँ पर जो अल हज्जाज होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अल हज्जाज का ये सेनापति था। जब अल हज्जाज का उत्तराधिकारी बनता है वो इसका पुत्र होता है। उसका पुत्र का नाम होता है सुलेमान। अल हज्जाज का उत्तराधिकारी होता है सुलेमान। अगला शासक हो जाता सुलेमान। जब मोहम्मद बिन कासिम अपने अरब देश के लिए लौट जाता है तो उस समय खलीफा अगला बन जाता है सुलेमान। तो ये क्या करता है इन 2 पुत्रियों को ले जाता है, यहाँ से बहुत धन लूट के ले जाता है। जब सब धन लूट के ले जाता है तो ये सुलेमान को जाके सौंपता है। सुलेमान अगला खलीफा होता है। सुलेमान को जाके सौंपता है तो उन पुत्रियों से पूछा जाता है क्या तुम्हारे साथ इसने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार तो नहीं किया गया। तो जो राजा दाहिर 2 पुत्रियाँ होती हैं वह स्पष्ट बोल देती हैं हाँ इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किए हैं। तो ये सुन के जो सुलेमान होता है वह बहुत नाराज़ हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड की सज़ा सुनाता है। और मोहम्मद बिन कासिम को उस समय एक जानवर की खाल में अंदर बंद करके और पटका जाता है और इसकी दम घुटने की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की अरब देश में जाके मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम की अरब देश में जाके मृत्यु हो जाती है। सिंध से आगे शासन होता है राष्ट्रकूटों का, गुर्जरों का। सिंध से आगे राष्ट्रकूट और गुर्जर और चालुक्यों का होता है। तो जब राजा दाहिर को पराजित कर देता है तो वह उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर राजपूत शासक होते हैं। राजपूत शासक राष्ट्रकूट, चालुक्य और गुर्जर मोहम्मद बिन कासिम को आगे नहीं बढ़ने देते। तो मोहम्मद बिन कासिम वापस हो गया था और फिर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में 712 ईस्वी में सर्वप्रथम आक्रमण करता है। सर्वप्रथम आक्रमण और जो युद्ध करता है वह करता है सिंध के राजा दाहिर से। यहाँ पर विजय प्राप्त करता है और आगे फिर मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने के 2 उद्देश्य होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण करने के 2 उद्देश्य होते हैं। यहाँ से धन लूटना और दूसरा मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। धन लूटना और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना और विस्तार करने के लिए यहाँ पर ये कर लगाता है और एक कर लगाता है और यहाँ पर सिंध प्रांत में ये अपने द्वारा प्रारंभ की गई एक मुद्रा का प्रचलन करता है जिस मुद्रा का नाम होता है दिरहम। मुद्रा का नाम क्या होता? मुद्रा का नाम होता दिरहम। दिरहम नाम की मुद्रा होती है। ये 12, 26, 46 कई अनुपातों में होती है। 12 दिरहम, 26 दिरहम, 46 दिरहम कई अनुपातों में होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जिन क्षेत्रों को विजय प्राप्त करता चला जाता है उन क्षेत्रों के व्यक्तियों अथवा नागरिकों पर जजिया कर लगाता जाता है। जजिया कर लगाया जाता है। जो जजिया कर नहीं देना चाहता है तो उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर अपने विजित क्षेत्रों में व्यक्तियों को इस्लाम धर्म स्वीकार कराता जाता है। जो व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता है तो उसे एक टैक्स जजिया कर देना होता है। जजिया कर जो था ये गैर धार्मिक कर होता है। यहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम और गैर ब्राह्मण पर जो आधारित था वह था फिरोज शाह तुगलक का जजिया कर। जजिया कर
जजिया कर। जजिया कर कैसा होता था? जजिया कर जो होता था वह गैर धार्मिक कर था। जजिया कर गैर धार्मिक, जजिया कर गैर धार्मिक कर था। गैर धार्मिक कर था। गैर धार्मिक क्यों था? ये धर्म के आधार पर नहीं था। हाँ, यहाँ पर यह तो होता है कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करता है उसे जजिया कर सौंपता जाता है, उस पर जजिया कर वसूलता जाता है। लेकिन जजिया कर में कुछ व्यक्तियों, अगर धार्मिक होता तो कुछ व्यक्तियों को छूट नहीं देता। यहाँ पे धार्मिक कर ऐसे इतिहासकारों ने से गैर धार्मिक कर माना, क्योंकि धर्म के आधार पर नहीं था। क्यों कि जजिया कर जो लगाया था इसमें कई लोगों को छूट दी थी। इसमें बच्चों को छूट दी थी कि बच्चे तो पैसा पैदा करते नहीं है, कोई उपज का बच्चे पैदा करते नहीं हैं आमदनी, तो इसलिए बच्चों को छूट दे रखी थी। महिलाएं भी नौकरी नहीं करती हैं, महिलाओं को छूट दे रखी थी। विकलांग, वो भी पैदा नहीं कर पाते हैं, विकलांग को छूट दे रखी थी। महिला, बच्चे, विकलांग, बूढ़े भी नहीं पैदा कर पाते हैं ज़्यादा, इन्हें भी छूट रखी थी जजिया कर से। महिला, बच्चे, बूढ़े, विकलांग और ब्राह्मणों को भी इस कर से बाहर रखा था। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था वह गैर धार्मिक कर था, गैर मुस्लिम नहीं। गैर मुस्लिम और गैर ब्राह्मण के रूप में जो कर लागू किया था वह क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था वह गैर मुस्लिम नहीं, कैसा था? गैर धार्मिक कर था। क्योंकि किसी भी धर्म का व्यक्ति होता था, ठीक ना, बच्चे, महिलाएं, विकलांग, बूढ़े और ब्राह्मणों को इसलिए यहाँ से छूट रखा था कि प्राचीन काल में कहा जाता था कि ब्राह्मण केवल भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करते थे, दान और भीख मांगा करते थे। तो जब ब्राह्मण खुद भीख मांगते हैं तो इन पर टैक्स क्या लिया जाए, इसलिए ब्राह्मणों को इससे भी अलग रखा था। बच्चे पैदा करते नहीं है, कुछ भी मतलब आमदनी बच्चों की होती नहीं है तो बच्चे बाहर रखे, महिलाओं की आमदनी होती नहीं, महिलाएं बाहर रखें, विकलांग कमाते नहीं हैं, विकलांग भी बाहर रखे, बूढ़ों की कमाई होती नहीं, बूढ़े भी बाहर रखे। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब जजिया कर लगाया था तो वह गैर धार्मिक कर था। अच्छा, जबकि जजिया कर सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, उसके बाद गैर मुस्लिम और गैर ब्राह्मण के रूप में जो लगाया था वह फिरोज शाह तुगलक ने इसे गैर ब्राह्मण और गैर मुस्लिम के रूप में बदल दिया था। यहाँ पर गैर ब्राह्मण और गैर मुस्लिम के रूप में दो करों का चर्चा में रहे थे, जजिया और जकात। जजिया कर जो लिया करता था वह गैर मुस्लिमों पर लिया करता था, जकात कर लिया करता था वह गैर ब्राह्मणों पर लिया करता था। ठीक है, जजिया कर गैर मुस्लिमों पर हुआ करता था। ये चालू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक समय की बात कर रहा हूँ, जबकि मोहम्मद बिन कासिम समय ये गैर धार्मिक कर था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया और जकात कर लागू किए थे। फिर अगला फिरोज शाह तुगलक के बाद जजिया और जकात को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, वह कर दिया था किसने? अकबर ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। लेकिन जजिया कर को पुनः औरंगजेब ने लागू कर दिया था। फिर लागू किसने कर दिया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक ना, के बाद मोहम्मद शाह रंगीला फिर इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर प्रारंभ किया, ठीक ना, प्रारंभ किया जजिया कर। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे गैर मुस्लिम और गैर ब्राह्मण के रूप में लागू किया। अकबर ने इसे बंद कर दिया, पुनः औरंगजेब ने इसे प्रारंभ कर दिया, फिर पुनः मोहम्मद शाह रंगीला ने बंद कर दिया। इसके बाद से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अगला अब जो आक्रमण रहता है वह रहता महमूद गजनवी का।